हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 8 का जो है हमारे पास बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बिफोर दिस टॉपिक वी स्टडीड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और वहाँ हमें लिमिटेशंस मिली। कौन सी लिमिटेशन थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते टाइम न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एनर्जी लूज करता है और फाइनली स्पाइरल पाथ कवर करके न्यूक्लियस में आके गिर जाता है, जो स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती एटम की। ये चीज़ बोहर मॉडल ने ठीक की। बोहर मॉडल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में, उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो जो प्रोवाइड की जा रही है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से बोहर ने कहा कि एटम जो है वो नॉन रेडिएंट ऑर्बिट में घूम रहे हैं, यानी कि ऐसे ऑर्बिट जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करता। अगर एनर्जी लॉस नहीं करेगा तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो मूव करता रहेगा। तो फिर बोहर ने क्या कहा? बोहर ने कहा कि जो मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वाइल रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट, तो वो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा और वो किसके इक्वल होगा? वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π। ये एक फैक्टर था जो उन्होंने दिया, बोर्ड पे देख रहे हो। क्या कहा बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h प्लैंक्स कांस्टेंट है। यहाँ पर ये उन्होंने फॉर्मूला दिया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π। और साथ में उन्होंने एक बात और बोली, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो वो अपने में से एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी का मतलब है यहाँ पर वो फोटोन लूज करेगा, और वो जो फोटोन लूज होंगे उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी? वो इनिशियली किस ऑर्बिट में था और फाइनल किस ऑर्बिट में चला गया है, दोनों ऑर्बिट्स का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही एनर्जी होगी फोटोन की। तो देख लीजिए, एटम रेडिएट एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट का मीनिंग है कि उस ऑर्बिट में वो एनर्जी लॉस नहीं कर रहा, टू अनदर व्हेन इट डज सो, जब वो ऐसा कर देता है, फोटोन इज एमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो जो एनर्जी होगी फोटोन की वो EI - EF, इनिशियली कितनी थी और लूज करने के बाद अब कितनी है। तो ये जो है बोहर ने पोस्टुलेट दिए, मॉडल दिए एटम के। अब बोहर के अकॉर्डिंग बोहर ने सारी चीजें बताई। बोहर ने जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी रेडियस भी बताई, बोहर ने किस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन घूमता है वो भी बताई, फ्रीक्वेंसी भी बताई और एनर्जी भी बताई। तो एक एक करके हम सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो है रेडियाई पता लगाना बोहर ऑर्बिट की। एक चीज जो पहला टॉपिक हम करने वाले हैं वो है रेडियाई ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए, हम एक एटम कंसीडर कर लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो Z है। देखिए, कंसीडर एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर Z, हमने कोई कंसीडर किया। अब इस एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन हमने मान लेते हैं जिसका चार्ज है E, मास है m, वेलोसिटी है v, और वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी रेडियस मान लेते हैं r। सिंपल सी चीजें, चार चीजें हमने कंसीडर की, चार्ज, मास, वेलोसिटी और रेडियस। ये हमने एक इलेक्ट्रॉन के केस में ले लिया। अब देखिए, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो रिवॉल्व कर रहा है। तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है इलेक्ट्रॉन की वो देखिए, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन F किसके इक्वल होगी? फॉर्मूला आपको पता है mv²/r, ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स।
कौन दे रहा है इस फोर्स को? आपको पता है ये फोर्स अपने आप नहीं लगती, इसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर देता है। यहाँ कौन देगा? जो अट्रैक्शन की फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी कि कोलंबियन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, न्यूक्लियस का चार्ज एटॉमिक नंबर इनटू में E, एटम का चार्ज E, डिस्टेंस r का स्क्वायर, क्योंकि r वो रेडियस है जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है। तो ये किसके इक्वल आ गया? ये अगर इसको हम k मान लें, k, तो ZE² बाय r स्क्वायर। ये वो फोर्स है जो इसको दे रही है, यानी कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, तो हम इनको रिलेट कर सकते हैं। देन देखिए mv² बाय r मस्ट बी इक्वल टू kZe² बाय r स्क्वायर। इस r से एक r यहाँ पर कैंसिल आउट हुआ। वैल्यू किसकी निकालनी है? r की निकालनी है, तो r ऊपर चला गया और ये आ गया kZe² अपॉन में mv²। एक फॉर्मूला तो आ गया हमारे पास ये kZe² mv², ये एक फॉर्मूला है रेडियस का। लेकिन एक फॉर्मूला हम और निकालेंगे दूसरे कंपोनेंट्स की फॉर्म में। उसके लिए आप हेल्प लोगे इसकी कि एज हमारे पास क्या दे रखा है, ये जो पोस्टुलेट है बोहर का, एज mv r इज इक्वल टू nh अपॉन में 2π। इस पोस्टुलेट के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए v की वैल्यू निकाल लेते हैं वहां से, और उस v की वैल्यू हम यहाँ पुट करने वाले हैं। यहाँ से v की वैल्यू आएगी आपके पास v इज इक्वल टू nh अपॉन में 2πm r। उस v की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए r इज इक्वल टू kZe² अपॉन में m और v का स्क्वायर, यानी कि इस वैल्यू का स्क्वायर, m² h² 4π² m² r²। उसका हमने स्क्वायर कर दिया। देखिए ये वाली जो टर्म है ये ऊपर आ जाएगी, kZe² पहले से था और अब आ गई 4π² m² r² अपॉन में आपके पास रह गया m n² h²। अब देखिए ध्यान से, ये r यहाँ पे r², वैल्यू किसकी निकालनी है? दोबारा दूसरा फॉर्मूला भी रेडियस का ही निकालना है, यानी कि आपको इस r को अकेले करना है। तो क्या करोगे, नीचे वाली चीज यहाँ ऊपर और साथ वाली चीज नीचे, तो r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा m n² h² और अपॉन में आ जाएगा आपके पास kZe² 4π² m²। ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, और m से एक पावर ये कैंसिल आउट हो गई हमारी। तो अब जो फॉर्मूला बचा वो बचा, सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं n² h² 4π² m kZe²। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आया है r का। दो फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल के हिसाब से दोनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, h² अपॉन में 4π² mke², n² अपॉन में z को थोड़ा सा अलग लिख देते हैं। वो किस लिए लिखा? क्योंकि ये सारी कांस्टेंट चीजें हैं। देखो h प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास इलेक्ट्रॉन का k भी कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये वेरी करेंगे। जिस भी एटम का निकालना है उसका एटॉमिक नंबर रखो, जिस भी ऑर्बिट का निकालना है, k के लिए n की वैल्यू 1, n के लिए 2, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, k l m n जो आपके शेल है उसके हिसाब से आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया आपके पास। अगर आपको हाइड्रोजन के लिए निकालना है, फॉर हाइड्रोजन आपको पता है Z की वैल्यू भी क्या होगी 1, और अगर आपको फर्स्ट A की ऑर्बिट है वहां पर N की वैल्यू भी क्या होगी
1, तो r जो है आपके पास क्या आ जाएगा, वहां आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m के e स्क्वायर। और अगर आप वैल्यू पुट करें, h की वैल्यू आपने 6.6 इंटू 10⁻34, मास 9.1 10⁻31, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। सब कुछ अगर आप पुट कर दो तो सॉल्व करके आता है आपके पास 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये आता है हमारे पास पहली शेल की रेडियस। ऐसे ही अगर आप दूसरी शेल की निकालो, तीसरी शेल की निकालो, तो आप क्या देखोगे कि जो रेडियस आती है उनकी रेशो है आपके पास 1:4:9 ऐसा। ये पहली शेल की अगर रेडियस इतनी है तो दूसरे की, तीसरे की, इस रेशो से जो कि हमें ये बताता है कि जितने भी ये ऑर्बिट हैं ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है। इक्वली स्पेस्ड होते तो फिर वो रेशो ना आती आपके पास, ठीक है, डबल होके आती है आराम से, लेकिन ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, एक ये फॉर्मूला आपके पास और एक ये फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। हमने पहली चीज निकाली है रेडियस। अब हम निकालेंगे स्पीड इलेक्ट्रॉन। देखिए दो फॉर्मूलों को मैंने बोर्ड से रब नहीं किया क्योंकि इनका यूज हो जाता है बार बार। इसको भी मैं वही लिख देता हूँ, R = kz² और नीचे आपके पास mv²। साथ साथ इनके यूज होते रहेंगे तो इस वजह से हम इनको नोट करके रखेंगे। अब दूसरी चीज जो हम निकालने चाह रहे हैं वो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। देखिए दोबारा, एज mvr = nh/2π। तो यहां से आपको पता है v किसके इक्वल हो गया, nh 2πmr। ये तो पोस्टुलेट है बहुत, यहां से आपने वैल्यू निकाल ली ये। अब देखिए इस r को हम लिख लेते हैं 1/r और r की वैल्यू आपके पास है ये। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए क्या आएगा फॉर्मूला, nh/2πm, r की वैल्यू kze² अपॉन में गया mv², m से n कैंसिल आउट। यहाँ v², यहाँ पर v, एक v रह गया राइट हैंड साइड में, और उसी v की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपने स्पीड भी तो निकालनी है। तो उस v को छोड़ के सारी चीजें इधर लेके आओगे तो ऊपर आ जाएगा 2πkze² और अपॉन में आ गया आपके पास nh। ये आपके पास आ गया। फिर दोबारा थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 2πke² अपॉन में h और z/n को अलग कर लेते हैं क्योंकि ये फिर कांस्टेंट चीजें हैं, ये चेंज होती रहती हैं आपके पास z और n। अगेन अगर हाइड्रोजन के लिए आप इसको करोगे, फॉर हाइड्रोजन z को 1 पुट करो, n को 1 पुट करो, तो v की वैल्यू जो सॉल्व करके आती है आपके पास वो आएगी यहाँ पर 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास ये है, इसको भी हम लिख देते हैं, v = 2πke² अपॉन में h z/n। ये फॉर्मूला भी हमने साइड में लिख दिया क्योंकि जब हम अगला एक्सप्रेशन निकालेंगे तो ये यूज हो सकता है हमारे पास। नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी निकालने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में। तीसरी चीज जो हम निकालेंगे, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालने जाने वाले हैं। अब देखिए ध्यान से आप, हमें पता है वेलोसिटी इक्वल होती है r ओमेगा।
एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ये रिलेशन 11th क्लास में आप सीख लेते हो। ओमेगा को हम लिख सकते हैं आर, ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू, ये है फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू, यानी कि 2 पाई अपॉन में टी लिखते हैं, टी का न्यू आ जाता है आपके पास। तो इस न्यू की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी अपॉन में 2 पाई आर, ये चीज यहाँ आ गई। तो हमने सिंपली फ्रीक्वेंसी का यहाँ से फॉर्मूला निकाला है, लेकिन अब इसकी जगह हम फॉर्मूला पुट करने वाले हैं ये वेलोसिटी का। वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ पुट करने वाले हैं, v की जगह तो देखिए क्या है, ऊपर तो है 2 पाई k e स्क्वायर z अपॉन में पहले से 2 पाई r है और n और h और आ गया, तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया आपके पास, ये रहेगा k z e स्क्वायर अपॉन में r n h, ये है फ्रीक्वेंसी जो आपको दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से नजर डालें तो ये एक चीज को और हमारे पास रिप्रेजेंट करनी है, हाँ नहीं ठीक है आपके पास, हाँ जी यही वैल्यू आएगी हमारे पास n r h, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है हमारे पास। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कहीं यूज करनी पड़ेगी, k z e स्क्वायर r n h, ये है फ्रीक्वेंसी। लास्ट जो पांचवी चीज हम निकालने जा रहे हैं वो है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी अब निकालनी रह गई है हमारे पास, वो और देख लीजिए आप। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी तो दो तरीके की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल, दोनों हम निकालेंगे और बाद में दोनों का टोटल करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट देखिए काइनेटिक एनर्जी K से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला आपको पता है हाफ mv स्क्वायर, ये है फॉर्मूला आपके पास काइनेटिक एनर्जी का। देखो थोड़ा सा इजी, चाहे तो हम वैल्यू सीधा पुट भी कर सकते हैं, v की वैल्यू हम यहाँ पर सीधा पुट कर देंगे तो, लेकिन v का स्क्वायर है, स्क्वायरिंग आप करोगे तो थोड़ा सा जो है हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको इजी बनाते हैं, इजी कैसे देखिए, एज सबसे पहले रेडियस पे हमने क्या किया था, सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, क्या लिखा था आपने, mv स्क्वायर बाय r इक्वल होता है k z e स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये आपने इक्वेट किया था, r से r कैंसिल आउट हो गया है। ये किसकी वैल्यू है, mv स्क्वायर की, क्या है k z e स्क्वायर बाय r, ये क्या है mv स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, हाफ ऐसे का ऐसे, mv स्क्वायर की जगह आ गया k z e स्क्वायर बाय r, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारे पास। और अब मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो देख लीजिए सिंपल काइनेटिक एनर्जी तो आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं हम, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, यूज से हम डिनोट करते हैं, ये था कि चार्ज ऑन फर्स्ट, चार्ज ऑन अनदर बाय r, ze पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और नीचे आ गया आपके पास r। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूनिट फर्स्ट में हमने निकाला था, जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस k z e स्क्वायर बाय r मल्टीप्लाई कर दिया, ये काइनेटिक, ये पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी क्या होगी आपके पास, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक है जी k z e स्क्वायर बाय 2r और प्लस की जगह माइनस आ गया, ये हो गया k z e स्क्वायर बाय r, आंसर आएगा माइनस k z e स्क्वायर बाय 2r। इनको माइनस करोगे k z e स्क्वायर r कॉमन लोगे तो अंदर रह जाएगा 1/2 माइनस 1, जो कि माइनस 1/2 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। एक तरीके से ये क्या है, अगर देखा जाए ये है ये काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये भी लिख सकता हूँ माइनस जो है टोटल एनर्जी जो है वो माइनस ऑफ k के इक्वल आई है, यानी कि माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आई है। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, फर्दर सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, और वैल्यू अगर निकालनी हो r का ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर सकते हैं, करके देखते हैं। देखिए
माइनस के जेड ई स्क्वायर टू आर की जगह रख दिया आपने ये, तो नीचे तो आ गया एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ऊपर आ गया 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर जेड, ये आ गया आपके पास। सॉल्व करेंगे तो देखिए k का स्क्वायर z का स्क्वायर e की पावर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन में 2h स्क्वायर n स्क्वायर, ये आया। अब आप अगर इसको हाइड्रोजन के लिए सॉल्व करें तो z की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो सॉल्व करके जो आने वाला है वो आने वाला आपके पास माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसके मल्टीप्लाई में जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि उनकी वैल्यू हमने 1 ही पुट की है। ये एनर्जी है हमारे पास फर्स्ट शेल की। और नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड है न्यूक्लियस से, ये बाउंडिंग दिखाता है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से। तो ग्राउंड स्टेट जिसे आप बोलते हो, लेवल फर्स्ट जो आप बोलते हो, तो ग्राउंड स्टेट पर ये एनर्जी होगी। अगर ऊपर की स्टेट पे चढ़ोगे तो इस फॉर्मूले के साथ आप नीचे एन स्क्वायर और इनटू में जेड स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये एन और जेड को छोड़ के बाकी सबको सॉल्व करके आई है। जिसके भी वैल्यू निकालनी हो जेड एटॉमिक नंबर पुट करो, नंबर ऑफ शेल पुट करो, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आया ये एनर्जी का फॉर्मूला आया, E = माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मैंने 5 फॉर्मूले आपके साइड में लिखे, पांचों फॉर्मूले यूज किए जाएंगे न्यूमेरिकल्स में। आपसे कोई भी चीज किसी भी एटॉमिक नंबर आपको देके रेडियस पूछी जा सकती है, तो आपको पांचों फॉर्मूले याद होने चाहिए। डेरिवेशन इनका हमने किया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, बोहर मॉडल ऑफ एटम का। आपने अच्छे से रिवाइज कर